नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श में आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। जी हाँ, प्राकृतिक खेती जिसे हम कुदरती खेती भी कहते हैं, और ये आज के समय की मांग है। जिस तरीके से कृषि में अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, धरती माता बीमार हो रही है। इसीलिए हमारी सरकार की तरफ से भी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके कई लाभ हैं। एक तो ये कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, दूसरा छोटे किसानों की आय में भी इससे वृद्धि होती है। तो कैसे हमारे किसान आज के समय में प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, क्या है इसका मंत्र, किस तरीके से प्राकृतिक खेती को अपनाकर वो पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी तो निभाते ही हैं, साथ ही साथ अपनी माली हालत को भी बेहतर कर सकते हैं। क्यों इसे हम आज के समय में वरदान कह रहे हैं, इसी पर हम विचार विमर्श करेंगे और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विचार विमर्श की। और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा देते हैं उनसे। हमारे साथ डॉक्टर नीलम पटेल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलम आपका कार्यक्रम में। आप वरिष्ठ सलाहकार हैं नीति आयोग में और प्राकृतिक खेती पर लंबे समय से आप काम कर रही हैं। तो किस तरह की नीति है, कैसे सरकार इसे प्रोत्साहित कर रही है, इसके बारे में विस्तार से हम समझेंगे। हमारे साथ डॉक्टर बलराज सिंह हैं। हमारे साथ ये आपको बता दें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, कुलपति हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर से। सर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, भरत भूषण त्यागी जी, जो कि पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए हैं, सफल किसान के तौर पर जाने जाते हैं और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती पर इनका लंबा अनुभव भी है। तो उनके अनुभवों को समझेंगे और आज के जो किसान हैं, जो युवा किसान हैं, या फिर वो किसान जो रसायन से भरी खेती को छोड़ना चाहते हैं, उससे मुंह मोड़ना चाहते हैं, वो कैसे इनके गुण सीख सकते हैं, इनसे ज्ञान ले सकते हैं और प्राकृतिक खेती की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का कार्यक्रम में। तो बातचीत की शुरुआत करें। प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है, क्यों इसमें देसी गाय बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तरह की खेती में कहा जाता है कि बाहर से, बाजार से आपको कुछ भी नहीं खरीदना, जो कुछ आपके खेत में है, जो गांव में है, जो घर में है, उसी का ही आपको इसमें इस्तेमाल करना है। और इसीलिए इसे कहते हैं कि बिना खर्चे की खेती, यानी इसमें लागत बहुत कम होती है, लेकिन पूरे संयम के साथ और इच्छा शक्ति के साथ आपको प्राकृतिक खेती की राह पर आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्या है प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती, जिसे हम कह रहे हैं कि हमारे किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए वरदान है। देखते हैं रिपोर्ट। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह की खेती में सिर्फ प्राकृतिक आदनों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती मिट्टी के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। दरअसल देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने के लिए मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज़्यादा समय तक मिल जाती है। अक्सर लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों अलग अलग बातें हैं। जैविक खेती से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार तो होता है, लेकिन अधिकतम पैदावार के लिए अकेले जैविक खेती काफ़ी नहीं है। जबकि प्राकृतिक खेती में पहले साल से ही भरपूर पैदावार मिलती है और ज़्यादा उपज के लिए रसायनों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसी तकनीक है जिसमें फसल में ही मकड़ी, मेंढक, मांसाहारी कीट और फंगस पैदा हो जाते हैं, जिनका काम हानिकारक कीटों को खाकर फसलों की हिफाजत करना है। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से कुदरती संसाधनों पर आधारित है। इसमें न रासायनिक खाद की जरूरत है, न कीटनाशकों की। प्राकृतिक खेती करने के बहुत से फायदे हैं। इससे न सिर्फ भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, बल्कि फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने से भूमि के जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है।
जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। प्राकृतिक खेती के इतने सारे फायदों को देखते हुए सरकार भी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। साथ ही 1 करोड़ किसानों को 3 साल में जोड़ने का लक्ष्य भी है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि सरकार का प्राकृतिक खेती को लेकर 1500 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है, किस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं। आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नीलम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि अभी रिपोर्ट में भी हमने बताया कि सरकार ने इतना बजट रखा है, प्राकृतिक खेती में अभी हम किस तरीके के रुझान देख रहे हैं किसानों के? अभी देखिए, आपने 17 राज्यों के किसान, इतने 20 लाख किसान हमारे साथ इस खेती को अपना रहे हैं। तो बस ये था कि आपने जिक्र किया शुरू में ही कि जो मृदा का स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है समय के साथ, तो हम कैसे मृदा के स्वास्थ्य को ठीक रखें। और दूसरी एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में हमारे पास पशु काफ़ी हैं, इस पशुधन का उपयोग हम खेती में कैसे करें। अब ऐसा होता है कि जब तक दूध दे, दुधारू पशु हैं तब तक तो किसान उनको रख पाते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर दें, इसके बाद जैसे जो पशु हैं जो दूध नहीं देते हैं, आपके जैसे बैल हो गए और बाकी है, तो इनका सबका प्रयोग कैसे करें। तो ये जो हमारे जो जानवरों से क्या उनका चाहे मूत्र हो चाहे गोबर हो, उसको खेती में पहले बहुत प्रयोग होता था, साथ साथ उसको समय के साथ घटता गया, तो हुआ गया केमिकल की खेती ज़्यादा होने लगी। ये जो रसायन की खेती में बहुत इसके नुकसान हुए, लेकिन इसके फ़ायदे भी जो हुए, आपने देखा कि देश में हम क्या हुए, फूड सफिशिएंट हो गए, जो खाने की दिक्कत थी वो नहीं रही। लेकिन अब हमें पर्यावरण के अनुकूल जाना होगा, लोगों को सेहत का भी ध्यान रखना है, खेती का भी ध्यान रखना है। इस सब के साथ साथ हमें ऐसी विधाओं को अपनाना है कि जो हमारे पास पशुधन उपलब्ध हो उसका भी हम प्रयोग कर सकें। इसी को सबको एक साथ संजोए हुए भारत सरकार ने ये पहल करी और उसमें हमारे किसान भाई बहुत जुड़े और उन्होंने इसको अपनाया और इसका फ़ायदा ले रहे हैं जी। और ये सारे राज्यों में बहुत सारे फसलों में इसका प्रयोग देखा गया और प्रयोग में ये किसान भाइयों ने पाया कि जैसा कि आपने बताया था कि जो उनके पास अपने घर में ही उपलब्ध है उसी को प्रयोग करके खेती कर पाते हैं। तो इसके फ़ायदे तो कई हैं, बस एक ही चीज़ का किसान भाइयों से विनती है कि जब भी वो इस खेती को अपनाएं तो इसकी जानकारी पूरी ज़रूर लें। बिल्कुल, देखिए जानकारी कहने के लिए ये तो ऐसी खेती है जो कि पहले हमारे यहाँ हुआ करती थी, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बीच में वो दौर भी आया जब पूरे तरीके से हम रसायनों पर ही निर्भर करने लगे और अब सरकार का भी ये प्रयास है कि रसायन जो है उनका कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है उसका भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन है। बहुत सारे हमें रसायन इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वो भी एक खर्च है और इससे मिट्टी की गुणवत्ता पर भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित ही हो रही है नकारात्मक तौर पर, यानी उसकी उपजाऊ शक्ति घट रही है। हमारे साथ भरत भूषण जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका तो लंबा अनुभव रहा, आपने वो दौर भी देखा जब हमारे यहाँ पर प्राकृतिक खेती ही हुआ करती थी, रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता था। फिर उसके बाद वो दौर भी आया जब हमें फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए रसायनों पर निर्भर करना पड़ा और फिर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो पहले था वही फिर से अपनाने की बात की जा रही है। अपने अनुभव को किस तरीके से हमारे दर्शकों के, आज के किसानों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, सभी को नमस्कार। जो महत्वपूर्ण मुद्दा देश के सामने इस समय यह है कि आज़ादी के बाद जिन परिस्थितियों को लेकर हमने खेती में बदलाव किए वो उस समय की बड़ी मांग थी, लेकिन आज प्राकृतिक असंतुलन और किसानों की आमदनी कम होना सरकार के लिए जो चुनौती बनी, उसके लिए खेती में बदलाव कैसे किए जाएं और वो बदलाव बहुत टिकाऊ हों, स्थिर हों, ताकि किसी स्तर पर कोई जोखिम ना हो। इसलिए भारत ने प्रारंभिक काल में जैविक खेती को अपनाया और उसका कारण ये था कि हम धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए खेती में ऐसे बदलाव करें और उसमें वैज्ञानिकों को भी साथ में जोड़कर चलें। धीरे धीरे देश ने ये समझा और बहुत सारे किसानों ने भी इसको पाया कि अब इसमें और बेहतर अनुसंधान की ज़रूरत है
और एक समग्रता के साथ खेती को आगे बढ़ाया जाए और परंपरागत खेती के कुछ तरीकों को उसमें बेहतर तरीके से जोड़ा गया। और आज देश में प्राकृतिक खेती को लेकर जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का उदय हुआ है, मैं सभी किसान भाइयों को और पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा कि ये समय की मांग है। बस इसकी आवश्यकता ये है कि इसमें लागत से हटकर अब हम समझकर कैसे खेती करेंगे जी। और जो परिस्थितियों से हम चले थे अब हमको प्रकृति की व्यवस्था को समझना है। और मूल सिद्धांत इसका यह है कि अब कृषि को केवल उत्पादन तक नहीं बल्कि उसको एक व्यवसाय के रूप में और फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने खेती के मान सम्मान को कैसे बढ़ाएंगे, ये किसान भाइयों के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी इससे आई है। तो मैं सभी को कहूँगा कि इस पर एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो चर्चा की आवश्यकता है और देखिए बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहां पर इसको लेकर विचार विमर्श हो रहा है। सरकार किसानों को जागरूक बना रही है और किसान ऐसे किसान भी है जो कि ये समझ चुके हैं कि रसायनों से अब किसी का भला नहीं होना है। इससे मिट्टी भी प्रभावित हो रही है, पर्यावरण भी दूषित हो रहा है और मानव स्वास्थ्य पर इसका बहुत खतरनाक प्रभाव है, जिसके आप परिणाम भी देख रहे हैं किस किस तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। इसीलिए अब किसान भी समझ रहा है कि अगर उसे दूर की सोचनी है तो उसे प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। डॉक्टर बलराज जी हमारे साथ हैं। ऐसे में जो प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हमें एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा, या फिर जैसे हम देखते हैं कि रसायनों का इस्तेमाल अंधाधुंध हो रहा है, कोई भी कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो उसी तरीके से प्राकृतिक खेती की फसलों को लेकर किस तरीके से चयन किया जाए, उसका रोड मैप कैसा होना चाहिए? देखिए, प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से किसान अपने बगैर खर्चे के उसको कोई भी आदान, कोई भी इनपुट मार्केट से, बाजार से ना खरीदना पड़े। उसके अंदर चाहे हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं या दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, कोई भी ना खरीदने पड़े। उसके पास जितने खुद के व्यक्तिगत संसाधन हैं, पशुधन है, चाहे वो गोबर की खाद अच्छी चढ़ी हुई या खुद स्वयं केंचुए की खाद बनाता है या रैपिड कंपोस्टिंग भी कर सकता है, कंसोर्शिया ऑफ फंगस का इस्तेमाल करके बीज भी अपने खुद बनाता है। फिर बात आती है प्लांट प्रोटेक्शन की, कि जो बीमारियां या कीड़े लगते हैं उनकी रोकथाम अगर किसान करता है प्राकृतिक खेती के अंदर, तो उसमें भी उसको कोई केमिकल, ऐसी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। वो किस तरीके से, कौन से प्राकृतिक ऐसे संसाधन हैं, क्या ट्रैप लगा के या लाइट ट्रैप लगा के या कोई और तरीका है जिससे वो जो उनका रोकथाम कर सकता है। खरपतवार नियंत्रण की भी बात यही आती है कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करे वो, और उसमें कैसे यंत्रों की साफ सफाई का ध्यान रखे ताकि एक खेत से दूसरे खेत में यंत्रों के द्वारा कोई खरपतवारों के बीज ना पहुंचे जी। या बीज का शुद्धिकरण, जो बीज इस्तेमाल करता बुआई से पहले, उसका हम जो नमक का घोल है उसमें डुबो के जो खरपतवारों के बीज हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो शुद्धिकरण हो जाता है और उन बीजों की बुआई हम कर सकते हैं। फिर बात आती है प्लांट प्रोटेक्शन की, तो प्लांट प्रोटेक्शन में जैसे पुराने टाइम में हम प्राकृतिक खेती के अंदर जो हमारी राख का इस्तेमाल करते थे, जो घरों में चूल्हे में बनती थी, उसकी हम जो है ना छिड़काव, ब्रॉडकास्टिंग करते थे। उसका मतलब ये होता था उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी रोगों को रोकने की जो है क्षमता वो रखती थी राख, उसका इस्तेमाल करते थे छोटे पैमाने पे सब्जियों के उत्पादन में। और कई बार क्या होता था कि फसलों के अंदर जब सब्जियों की खेती करते थे या और फसलों की खेती करते थे, तो ऐसी स्थिति में गूगल की धोनी भी करते थे। और गूगल की धोनी करने का उद्देश्य एक ही होता था जी, भाई एक तो वायु का शुद्धिकरण हो, और अगर वहां पे जो मधुमक्खियां या पॉलिनेटर जो परागण करता है, बिल्कुल, अगर मधुमक्खियों की कमी है जी, ऐसी स्थिति में सेकेंडरी पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना उस गूगल की धुनी के द्वारा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर सर जो मुझे आपकी बात से समझ आया कि खेती का ही भाग था। यानी प्राकृतिक खेती जिसे हम कुदरती खेती कह रहे हैं, सभी जो संसाधन आपको जुटाने हैं वो इस तरीके से जुटाने हैं कि वो बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल हो। और देखिए खास बात इसमें यह भी है कि आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना।
लेकिन कैसे ये पूरी व्यवस्था बनाई जाए ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो नीलम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से किस तरह की नीतियाँ इसको लेकर बनाई जा रही हैं, क्योंकि सरकार बहुत FPO के माध्यम से चाहे कहे इसको प्रोत्साहित कर रही है। और पहले एक ये किसानों की तरफ से समस्या थी या उन्होंने अपनी बात रखी थी कि ठीक है हम प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, हम रसायनों का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे 3 साल, लेकिन वो गोबर की खाद, जो बीज अमृत और जो तमाम हम अस्त्र शस्त्र की बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक तौर पर बनाने हैं वो देसी गाय से ही बनेंगे, देसी गाय के गोबर से ही। समस्या ये भी है किसानों के पास कि किस तरह का गोबर या गौमूत्र कहाँ से लाए। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से आपने बताया कि कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं। देखिए, जो आपने एक विषय उठाया ये हम लोगों को संज्ञान में था जी। और आपने बताया कि 20 लाख किसान जो कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो गया है कि जो हमारे गांव में छोटे किसान हैं ज़्यादातर के पास अपने जानवर नहीं है। तो हमने इस चीज़ को समझा, इसीलिए हमने बताया कि 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, मतलब अगर आपके गांव में गौशाला कोई है, कोई डेयरी है, अगर इवन आपके ब्लॉक में कोई गौशाला है तो गौशाला के लोग अपने आप इसमें बनाना शुरू कर सकते हैं और इसको बेच भी सकते हैं किसानों को, और किसान वहाँ से ले सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि किसान ही के पास गाय हो, किसान ही ये बीज अमृत या फिर हम बता रहे हैं जो चीज़ें जिन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल यही ज़रूरी है। मान लीजिए हमारे जैसे भारत भूषण जी हमारे साथ हैं, अगर इनके पास 10 जानवर हैं और ये बनाएं अपने यहाँ, तो ये और इनको ज्ञान है कि कैसे बनाना है, तो ये अपने यहाँ बना करके जो अपने किसान और लोग हैं उनको दे सकते हैं। और इसमें हम गवर्नमेंट की सहायता है, इस तरह के 10,000 हमें बनाने हैं और इसी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के माध्यम से ही हम जो 1 करोड़ किसान हैं उनके 3 साल तक पहुँचना है। एक चीज़ अंजू जी और हम बताना चाहेंगे कि इस साल के बजट में आपने सुना होगा कि 500 गोवर्धन प्लांट लगने हैं। गोवर्धन प्लांट का मतलब है कि जो हमारे पर वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, ये भी हमारी प्राकृतिक खेती या कुदरती खेती को बढ़ावा देंगे। तो अब होगा क्या कि जो आपके गांव में आपका चाहे पराली हो या जो अपने खेतों का बचा हुआ जो हमारा ये अवशेष है, जो हमारे जानवर नहीं खा पाता, मतलब जिसका चारे में प्रयोग ना हुई होता है और हमारा बच जाता है, उसका प्रयोग करके और गोबर का प्रयोग करके हम अगर इनको जो हमारे गोवर्धन प्लांट लगाएंगे वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट पर, तो इससे जो स्लरी निकलेगी, इस स्लरी को भी प्राकृतिक खेती में प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए 1500 रुपये पर टन, मतलब 1.5 रुपये पर किलो गवर्नमेंट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रही है। और इन सब पे गोवर्धन प्लांट भी हमारे कम्युनिटी पे भी लग सकते हैं या पीओ भी लगा सकता है, ये भी हमारे डेयरी और यहाँ पर क्लस्टर पे भी लग सकते हैं। यानी एक तरह का इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। तो देखिए ये एग्रीकल्चर ने क्या किया, एक अपना BPKP भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति लेके आए, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाया, लेकिन दूसरी मिनिस्ट्री ने वेस्ट टू वेल्थ में 500 ये बड़े प्लांट लगा दिए। अब इससे क्या होगा, जो गैस इसकी गोवर्धन भी कहा जा रहा है, गोवर्धन, यही गोवर्धन में जो गैस निकलती है ना, बड़े प्लांट लगाते हैं, ये गैस आपकी चली जाएगी अपना, या तो इसको बना सकते हैं अपना खाना बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा इसको आप ना ईंधन की तरह अपना CBG, जैसे अब CNG प्रयोग होता है, CNG की तरह CBG, और इसके हमारे पास बड़े सक्सेसफुल मॉडल हैं, हमने देखे हुए हैं, तभी हमने इसका विचार करके इसको जोड़ा गया है। तो ये हो गया। तीसरा जो आपने एक बात उठाई थी कि मार्केटिंग कैसे हो, तो इसीलिए जो 10,000 हमारे या PO बनाने का हमारा प्रोग्राम था, उसमें अभी प्राकृतिक खेती के लिए अलग से FPO का प्रोविज़न किया गया है। तो देखिए मार्केटिंग के लिए आप FPO के माध्यम से जा सकते हैं। जो किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो मैनेज में हमारा हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट है, उसको एक अलग से जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा ICR के हमारे 400 से ज़्यादा KV को आइडेंटिफाई किया गया है, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो किसानों को पूरी ट्रेनिंग देंगे। और इसके बाद जैसे हमारे साथ जो प्रगतिशील और गांव से जुड़े हुए किसान हैं, भारत भूषण सर जैसे, इन लोग के यहाँ भी किसान ट्रेनिंग ले सकते हैं और इनको भी उसके साथ जोड़ा गया है। तो अब ये पूरा एक इकोसिस्टम की बात हो रही है। मैं अंजू जी एक चीज़ और बोलना चाहूँगी इसमें कि किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि अगर वो नई तकनीक लगाएंगे तो वो प्राकृतिक खेती में नहीं चलती है। आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। जो किसान अपने माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई लगा रखे हैं गुजरात में, कई सारे किसान ये जो प्राकृतिक खेती के आदान है इनको माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम के माध्यम से देते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी
टेक्नोलॉजी नई है, आदान हमारे जो प्रूवन थे वो पुराने हैं। इन दोनों का पूरा का एक इकोसिस्टम, एक ये पूरा देश में व्यवस्था है जिससे किसान भाइयों को किसी तरह का कोई भी असुविधा ना हो। जी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप ये सोचें कि आप अकेले हैं, आपको प्राकृतिक खेती करनी है, 3 साल आपको रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी एक व्यवस्था बनाई जा रही है और ये एक पूरे लंबे जो परिणाम है उसको ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की जा रही है। जैसे मैम ने कहा कि पूरा इकोसिस्टम है जिसमें बायो इनपुट्स प्लांट्स की व्यवस्था की जा रही है। इन्हें जो किसान प्राकृतिक खेती नहीं भी कर रहे हैं लेकिन उनके पास देसी गाय है तो इससे वो कमाई कर सकते हैं। मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था है। और अगर जैसा कि कुछ किसान ऐसे भी जिनको लगता है कि ये प्राकृतिक खेती क्या है, कुछ नया है क्या, तो उनके लिए इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है ताकि कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो और जो भी उत्पाद हो आपको पूरा शुद्ध हो ताकि बाजार में उसकी अच्छी कीमत भी मिल सके। तो भारत भूषण त्यागी जी, जैसे कि नीलम जी ने कहा कि आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने आप में आप एक इंस्टीट्यूशन है, आपको कई तरह के सम्मान भी दिए गए हैं। तो किस तरीके जो हमारे किसान हैं जिन्हें लगता है कि कोई नई चीज़ है ये, कैसे इसकी शुरुआत करें? देखिए, मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अब देश को पूरा का पूरा जो हमारा नीतिगत विषय है, विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और किसान भाइयों को ये भी असमंजस में कहीं आने की ज़रूरत नहीं है कि भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अलग अलग रखा है। ये विभागीय स्तर पर किस प्रकार से हम बजट और पद्धतियों को किस तरीके से जनता तक पहुंचाएंगे उसके प्रावधान है। लेकिन जो आपने सवाल किया है बड़ा सुंदर सवाल है। मैं किसान भाइयों से 2 निवेदन करूंगा। पहला निवेदन ये है कि भारत में जैविक खेती के अभ्यास के साथ साथ ही प्राकृतिक खेती को जोड़ा गया है, जिसमें ये देखा गया कि बाहर की लागतों से कहीं ना कहीं गुणवत्ता प्रभावित होती है और किसानों की आमदनी भी प्रभावित होती है। इसलिए किसान ज़्यादा कोशिश ये करें कि पशुओं की उपयोगिता को समझते हुए उनका बेहतर से बेहतर प्रयोग खेती में करें और अपने आसपास की चीज़ों को ही बायो रिसोर्स के रूप में अपनाएं। और यदि उनको आवश्यकता बनती है तो तकनीकी विज्ञान का भी मदद वहाँ तक पूरा लें जहाँ तक वो उनका कोई खर्चा ना बढ़े और कोई भी असुविधा उनको ना हो। एक तो ये मुद्दा है। दूसरी बात ये आती है कि हम इसको कैसे शुरू करें और कब से शुरू करें। तो इसका बहुत अच्छा समय है कि हम वर्षा काल में ज़मीन अपनी उर्वरता को अपने आप में समृद्ध करती है और सितंबर अक्टूबर से हम एक विविधता में फसल प्रणाली बनाकर इसको यदि लागू करते हैं तो हम अपने एक ही खेत में अनेक फसलों के साथ इसको लेकर आगे बढ़ाएं। और यही प्राकृतिक नियम है जिसके आधार पर कीट नियंत्रण और जमीन की उर्वरता के साथ साथ खरपतवारों का नियंत्रण भी इसमें होता है। जी बिल्कुल, यानी क्रॉप रोटेशन जिसे आप कह रहे हैं। और कि जी एक मुद्दा और मैं छोटा सा कहना चाहूँगा, बात छोटे ना। किसान भाई इसको अपनाएं क्यों? इसलिए अपनाना ज़रूरी है कि आमदनी बढ़ाए जाने में जो सरकार की प्रतिबद्धता थी, सरकार जिस मिशन मोड में किसानों की आमदनी बढ़ाए जाना चाहती है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दोगुनी करने का जो वादा है वह इसकी संकल्पना के साथ पूरा होता हुआ दिखाई देता है। और उसका आधार क्या है कि कृषक उत्पादक संगठन के प्रारूप में आप उत्पादन का प्रबंधन भी स्वयं करें, आप प्रमाणीकरण को भी समझें, आप प्रसंस्करण भी करें और बाजार व्यवस्था तक अपने पढ़े लिखे बच्चे और परिवार के साथ इसमें यदि जुड़कर क्लस्टर अप्रोच में, समूह में आगे बढ़ते हैं तो इसमें निश्चित आमदनी बढ़ती है, सम्मान भी बढ़ता है। बहुत ही कम शब्दों में आपने पूरी बात समझा दी कि किस तरीके से ये आधुनिक भी है और जो हमारी पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, दोनों का एक तरह का संगम है और इसे कैसे हमारे किसान अपना सकते हैं। पूरा परिवार इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है, युवा अपनी भूमिका निभा सकते हैं और उनके लिए भी कुछ नए द्वार, जो नई व्यवस्था है उसमें कुछ नए अवसर भी खुल सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो प्राकृतिक खेती के घटक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो घर के अंदर ही आपके पास व्यवस्था है, जो संसाधन है, जो गांव है, खेत है, जो देसी गाय का जो गोबर है उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल होता किस प्रकार है, कैसे जीवामृत, घनामृत और जो हम ब्रह्मास्त्र, ये तमाम जो चीज़ें, घटक जो इस्तेमाल होते हैं, किस प्रकार ये तैयार किए जाते हैं और क्यों इनकी उपयोगिता प्राकृतिक खेती में बहुत ज़्यादा है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें विचार विमर्श। छोटा सा ब्रेक।
उजागर आज इसने कल भी होगा सफल है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर का भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती के फायदे तो हमने कई गिनवाए हैं आपको कि कैसे हमारे किसान इसे अपनाएं और उन्हें किस तरह का लाभ हो सकता है, लेकिन इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से अस्त्र हैं जो कि इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जीवामृत, घनामृत, ब्रह्मास्त्र। लेकिन ये है क्या, कैसे इन्हें आप तैयार कर सकते हैं, कैसे किसान अपने घर में, अपने गांव में जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए और कीट नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण में कैसे इनकी भूमिका है, जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। तो प्राकृतिक खेती में बीजामृत से बीजोपचार करना सर्वोत्तम माना गया है। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ता है 20 लीटर पानी, 5 लीटर गौमूत्र, फिर लगता है 10 किलो गाय का गोबर। ध्यान ये रखना है कि हमें देसी गाय का ही गोबर लेना है। फिर पेड़ के आसपास की मिट्टी 1 मुट्ठी भर, 250 ग्राम चूना। सबसे पहले हम लोग एक कपड़े में 10 किलो गोबर बांध लेंगे और उसकी पोटली बना देंगे। इस 20 लीटर पानी में उसको टांग के रखेंगे। उस गोबर का अर्क है वो अपने पानी में मिल जाए। फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे 5 लीटर देसी गाय का गौमूत्र। फिर हम इसको 24 आवर ऐसे रखेंगे। 24 आवर होने के बाद 250 ग्राम भुजा हुआ चूना डालेंगे और 1 मुट्ठी भर पेड़ की नीचे की मिट्टी डालेंगे। सुबह शाम 1 दिन चलाएंगे लकड़ी के डंडे से। तो 24 घंटे के बाद ये हमारा बीजामृत तैयार हो जाएगा। प्राकृतिक खेती में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आदान है वह जीवामृत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि गत वर्षों में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग ने हमारी मिट्टी में मौजूद मित्र सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को काफ़ी ज़्यादा घटाया है। अतः उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए जीवामृत का उपयोग काफ़ी प्रभावशाली माना गया है। तो आइए आज हम जीवामृत को बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए जिस सामग्री की हमें आवश्यकता है उसमें सबसे पहले हमें पानी चाहिए 200 लीटर। एक हमें प्लास्टिक का ड्रम चाहिए जिसमें ये 200 लीटर पानी आ सके। इसके अलावा हमें देसी गाय का गौमूत्र चाहिए 10 लीटर। हमें इसमें देसी गाय का गोबर चाहिए 10 किलो। हमें इसमें बेसन चाहिए 2 किलो। हमें इसमें पेड़ों के जड़ों के आसपास की मिट्टी, जिसको राइजोस्फेरिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ये 1 मुट्ठी के करीब चाहिए होती है। और इसमें काला गुड़ चाहिए होता है हमें, जो कि केमिकली अनट्रीटेड हो, 2 किलो के हिसाब से। तो जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लास्टिक का ड्रम लेंगे जिसमें हम 200 लीटर पानी ले सकें। अब हम इसमें देसी गाय का गोबर डालेंगे 10 किलो। अब हम इसमें देसी गाय का गौमूत्र डालेंगे 10 लीटर। अब हम इसमें 2 किलो काला गुड़ डालेंगे। तो गुड़ डालने के लिए हमने गुड़ का घोल तैयार किया हुआ है पहले से ही। इसमें अब हम बेसन को डालेंगे। बेसन का भी हमने एक घोल बनाया हुआ है ताकि ये अच्छे से घुल सके। अब हम इसमें 1 मुट्ठी राइजोस्फेरिक सॉइल यानी कि पेड़ों के जड़ों से जो चिपकी हुई मिट्टी होती है उसको डालेंगे। अब इन सभी सामग्रियों को एक लकड़ी की सहायता से चलाएंगे ताकि ये घोल जो है हमारा, सभी जो हमने पदार्थ इसमें डाले हैं वो घुल जाए। 1 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे। अब इस ड्रम को हम एक बोरी की सहायता से ढक करके छोड़ देंगे। सर्दियों में ये जीवामृत 7 से 10 दिन में बन जाता है, जबकि गर्मियों में ये 3 से 4 दिन में ही तैयार हो जाता है। घन जीवामृत के बारे में, ये बीजामृत का सूखा हुआ रूप है कि उसका घन ठोस रूप है, जिसमें जो है जो बीजामृत में जो सामग्रियां लगती हैं उन्हीं सामग्रियों का प्रयोग करते हुए ठोस रूप में हम जीवामृत को तैयार करते हैं घन जीवामृत बनाने में। तो पहले हम गोबर को एक जगह एक समतल सतह पर ले लेते हैं। इसके बाद इसको गोबर को बाकायदे फैला देते हैं। इसके बाद जो हमारी सामग्री है, पहले बेसन को बराबर फैला करके
गुड़, मिट्टी, उसके बाद इस पर थोड़ा सा हम जो है गौमूत्र, ताकि ये जो है ढंग से इसमें सारी सामग्री जो है हमारी ढंग से मिश्रित हो जाए। जब सारी सामग्री हमारी ढंग से इसमें मिश्रित हो जाती है तो उसके बाद जो है हम इसके गोले बना करके, लगभग जो है गेंद के आकार के गोले बना करके, इसकी गेंद के आकार के हम गोले बना लेते हैं। लगभग जो क्रिकेट वाली गेंद होती है उसके आकार के हम जो है गोले बना लेते हैं इसके। इस तरीके से हम गोले बना लेते हैं और इन गोलों को जो है एक छायादार स्थान पर लगभग 1 सप्ताह तक सूखने के लिए रखा जाता है। जब ये गोले तैयार हो जाएं तो इनको प्रयोग करने के लिए लगभग 1 एकड़ पर 100 किलोग्राम गोबर से तैयार जो है आपका घन जीवामृत जो है वो पर्याप्त होता है। इसको प्रयोग करने के लिए हम दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसको या तो हम जब ये तैयार हो जाएं 1 सप्ताह बाद तो इनको कूट करके इनका पाउडर बना लें, उसको बोरे में भर के हम लगभग 45 से 60 दिन तक उसको स्टोर भी कर सकते हैं। और इसको सीधे जो है हम खेत में गोलों को, जैसे हमारे फल वाले वृक्ष हैं उनके पास रख दें। ड्रिप इरिगेशन जहाँ पे हमारी है, ड्रिप इरिगेशन के ड्रिपर के पास अगर हम रख देते हैं तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो समय समय आपके जो वृक्ष की परिधि होती है, जो उसका न्यूट्रिएंट जोन होता है, उसमें सारे जो है पहुंच जाते हैं। तो देखा आपने कि कैसे हमारे किसान जीवामृत, घन जीवामृत तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। इससे जो हमारी मिट्टी है उससे तो वरदान मिलता ही है और उसका प्रभाव साफ तौर पर फसलों की गुणवत्ता में देखने को मिलता है। बलराज जी के पास चलते हैं। बलराज जी, जैसा कि अभी हमने जीवामृत, घनामृत के बारे में बताया कि कैसे इसे तैयार किया जा सकता है, मैं चाहूँगी थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें। बिल्कुल, देखिए जो प्राकृतिक जो हमारे पदार्थ हैं, जो पशुधन आधारित है, उनका जो हमारी भूमि के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, उनसे भूमि में सुधार होता है। और लगातार जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल करने से हमारी जमीन जो है ना वो खराब होती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपने जीवामृत या दूसरी चीजों जो बताई, पंचगव्य वगैरह, वो प्राकृतिक खेती में बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं। और साथ साथ अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो प्लांट प्रोटेक्शन में भी हमारा जैसे जीवामृत या जो दूसरे पंचगव्य वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से प्लांट प्रोटेक्शन में नीमास्त्र और अग्नि अस्त्र, ये भी 2 ऐसे तत्व हैं जो बनाए जा सकते हैं प्राकृतिक रूप से अपने फार्म के स्तर पर, खेत के स्तर पर। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए, जब प्राकृतिक खेती की बात करते, वैसे तो ये मिलती जुलती है जैविक खेती से, और इसमें सारे जितने भी पशु आधारित जो हमारी चीजें उपलब्धता है, चाहे वो गोमूत्र है, चाहे वो गोबर की खाद है, या खेत के स्तर पर केंचुए की खाद भी किसान बना सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा वगैरह भी, उसको भी किसान बना सकते हैं ट्रेनिंग लेकर के, प्रशिक्षण लेके। बीज उपचार भी इन ऐसे जैव पदार्थों से किया जा सकता है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, जो जब बात आती है किस्मों के चुनाव की, तो क्या होता है कि संकर किस्मों की जो खाने की आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, वो कहीं ज्यादा होती है। और जबकि जो हमारी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज हैं, या जिनको हम पहले लोकल लैंड रेसिस बोलते थे, उनकी खाने की आवश्यकता कहीं ना कहीं कम होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन बातों का भी प्राकृतिक खेती में ध्यान रखना है। और जैसा मैंने बताया कि बीज, खरपतवार नियंत्रण इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है इसका, जैविक खेती का। तो उसको यांत्रिक तरीके से रोकना या जैविक तरीके से रोकना, या बीज अगर आप बुआई कर रहे हैं तो खाली अगर आप पानी में ही बीजों को डाल लें, पहले शोधित कर लें, तो अक्सर जो खरपतवारों के बीज होते हैं वो हल्के होते हैं, या नमक का घोल में करेंगे तो बिल्कुल कारगर होगा, वो सारे ऊपर आ जाएंगे आपके, और उनका आप शोधन कर सकते हैं, फिर उनके बीजों की बुआई आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट प्रोटेक्शन की बात हो। अब जैसे कई चीजें ऐसी होती है प्रकृति के अंदर, जैसे राजस्थान की बात करें तो एक गढ़ तुम्बा होता है जो कि तरबूज का प्रोजिनेटर है, और उसके फ्रूट्स का, उसके फलों का जूस लेकर के उसका अगर हम छिड़काव करते हैं तो वो भी बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है कीड़ों की रोकथाम में। जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनको रोक सकता है। इसके अलावा उसके बीजों का अगर ऑयल निकालें, एक्सट्रैक्ट करें, तेल निकालें, तो वो भी ज्यादा कारगर हो सकता है। तो इस प्रकार से
नीमास्त्र, अग्निस्त्र, ये अपने किसान अपने स्तर तक खुद बना सकता है। जो प्राकृतिक जो भी चीजें उपलब्ध है, पानी है, गोमूत्र है, गोबर है, या नीम या स्थानीय दूसरे जो पेड़ पौधे हैं हमारे, और इसके साथ साथ जब अग्नि अस्त्र की बात करते तो उसके अंदर गोमूत्र के अलावा हम तीखी हरी मिर्च का चटनी और उसके अलावा लहसुन की चटनी आदि भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आवश्यकता इस चीज की है, जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो जो हमारे प्रगतिशील किसान बैठे हैं, ऐसे लोगों से हमारे दूसरे किसानों को सलाह लेनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और प्रशिक्षण लेके ऐसी चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आज भी राजस्थान जैसे प्रदेश में बड़े जो जिले हैं, पश्चिमी जिले, उनमें काफी बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती होती है जी। और लोकल लैंड रेसिस का जो इस्तेमाल, चाहे बाजरे की बात हो या दलहनों की बात हो, जी जी, उनका इस्तेमाल किसान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको और आगे बड़े पैमाने पर बढ़ाने की बिल्कुल बड़े पैमाने पर इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसमें जैसे हमारे साथ मेहमान हैं भरत भूषण त्यागी जी, ऐसे अनुभव से भरे हुए किसान, सफल किसान इसमें काफ़ी मदद कर सकते हैं और जो कि निरंतर कर भी रहे हैं। तो भरत भूषण जी, मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगी कि देखिए हमारे जो आज के किसान हैं जिन्होंने सिर्फ रसायन से भरी खेती देखी, उनके मन में कि ये भी सवाल उठता है, आशंका भी उठती है कि क्या ये जो हम अस्त्र बता रहे हैं, जीवामृत, घनामृत या फिर नीम से बने हुए जो पदार्थ हैं, क्या वाकई में इससे जो कीट, बीमारी या खरपतवार है उनका नियंत्रण हो सकता है, जब रसायनों के कई बार इस्तेमाल से उस तरह का लाभ नहीं मिलता है या फिर जो इतने तीव्र होते हैं उसका प्रभाव नहीं होता, तो ये किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ेंगे, क्या बताना चाहेंगे? बीजामृत, घनजीवामृत जैसी जो प्रकल्प बनाने की तैयारी की बात है, किसान भाई इसको बहुत बड़ा भारी बोझ ना माने। ये प्रारंभिक स्थिति में आपको कुछ समय तक यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका विश्वास बढ़ेगा, लेकिन प्रकृति का जो मूल सिद्धांत है वो अपने आप में ही खाद बनाती है, अपने आप उसमें नियंत्रण है, अपने आप उसमें पोषण है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। सितंबर के महीने में यदि हम सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बिजाई करते हैं तो गन्ने के साथ प्याज और लहसुन लगाए जाने से उसका पोषण प्रबंधन भी है और कीट नियंत्रण भी है। और उसी प्रकार यदि दूसरे सेशन में जब हम आते हैं तो उसी में यदि हल्दी का फसल कहीं लेते हैं, 1-2 लाइन भी लगाते हैं, तो उसकी हल्दी की गंध से भी कीट नियंत्रण है। खरपतवारों की बात जहाँ तक आती है, डॉक्टर बल्लाज जी ने अभी बताया कि खरपतवारों के नियंत्रण का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको समझना है कि उनका टाइम फ्रेम क्या है, कब खरपतवार आते हैं, हमने अपनी फसलों को कब लगाया है। तो इस आधार से खरपतवार हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि वो भी ज़मीन की उर्वरता को समृद्ध करने का तरीका है। प्रकृति में गड़बड़ कब होती है? रासायनिक खेती में जब हम रसायन डालते थे तो खरपतवार उनको खींचते थे, लेकिन यहाँ पर खरपतवार भी हमारी ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें सही दूरी, सही समय, सही बीज और अपनी खेत का एक परफेक्ट डिजाइन बनाना है, लागत भी तैयार करनी है, अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ना है। और यदि हम प्रकृति की व्यवस्था को बार बार समझने की कोशिश करेंगे तो किसान भाइयों, खेती से कोई सरल और सम्मान का काम मुझे नहीं लगता। जी बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि खेती से सरल और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि कठिन भी, क्योंकि अगर आपने उसे सही तरीके से नहीं किया तो आपको लाभ नहीं होगा, आपको लगेगा कि नहीं, कठिन वो जब ही है व्यवस्था में जब आप समझ कर नहीं करेंगे। बिल्कुल। और सम्मान वाकई में सम्मान का कार्य है, और हम कहते भी हैं कि जय जवान जय किसान, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक हमारे देश में किसानों को सम्मान दिया जाता है। नीलम जी से बात करते हैं। नीलम जी, सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रही है, किस तरीके की, एक तो आपने बताया कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जो किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं या फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इसको लेकर भी किसी तरह की नीतियाँ हैं? देखिए, जो हमने बताया था कि जब 2018-19 से हमारा चला प्राकृतिक खेती को कि हम इस पे काम शुरू करेंगे, और ये नीति आयोग में 2018 से इसमें विचार मंथन शुरू हुआ। और उस समय जब हमारा विचार मंथन हुआ तो त्यागी जी भी खुद थे, पहली बार ही विचार मंथन में आए थे और किसानों के साथ बातचीत हुई कि हम कैसे बढ़ें। तो पहले क्या हुआ, इसको BPKP के फार्म में लाया गया, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। लेकिन जब हमें किसान भाइयों का बहुत रुझान आया और हमने देखा कि पूरे देश में लोग आगे आ रहे हैं किसान भाई, और इससे सच में फ़ायदा हो रहा है,
क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बात है कि हमारे पशुओं की समस्या जो मैंने बात की थी कि आवारा पशुओं की समस्या। जी जी। अब अगर गौशाला में है तो गौशालाएं हमारी कहती हैं कि उनके प्रबंधन के लिए उनको पैसा चाहिए, तो कैसे करें? तो इसमें एक प्रयास किया गया कि पशुओं की भी समस्या जो आवारा पशुओं की हो जाती है किसानों को, वो ना हो, बल्कि उनका जो गोबर है या मूत्र है उसको भी हम एक तरह रिसोर्सेज या उसको पशुधन के रूप में प्रयोग करें। तो यहाँ से जो शुरुआत हुई, उस शुरुआत को लाते लाते अब आपने देखा कि हमने 10,000 बायोइनपुट रिसोर्स सेंटर, और जिसका आपने जिक्र किया था 1500 करोड़ की जो हमारा नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग वो हो जाए, या आपके 500 प्लांट जो गोवर्धन में लगने हैं वो हो जाएं, या दूसरा आपने देखा होगा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 का अमेंडमेंट किया गया, उसमें भी हमारे बायो फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र और जो नेचुरल फार्मिंग के फर्टिलाइजर्स थे उनको भी जोड़ा गया, जैसे हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जुड़े हुए थे फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में। 3 साल तक जो लोग इनको बनाते हैं उनको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। चौथा काम जो हुआ कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया गया। 5वां काम हुआ कि जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन थे उनको भी जोड़ा गया, नेचुरल फार्मिंग पे ही काम करेंगे। मार्केट में एक अलग व्यवस्था का भी इसीलिए इस तरह प्रोविज़न किया गया। केवीकेज को अलग से सहायता दी गई जिससे किसानों की स्किल या उनकी हैंड होल्डिंग की जा सके। एक डेडिकेटेड बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो पूरे देश में जो किसानों को ज़रूरत होगी ट्रेनिंग की वो करेगा, जो हमारा मैनेज हैदराबाद में है। तो आपने ये देखा कि हमने एक नहीं बहुत सारी चीज़ें किसानों को की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयास किया। और ये हमारा प्रयास तब हमने किया जब हमने देखा 3 साल कि किसान भाई इससे फ़ायदा ले पा रहे हैं, उनकी लागत कम हो रही है खेती की। दूसरा बात है कि खेती की लागत के साथ साथ जो उनकी पैदावार है उसमें बहुत गुणवत्ता हुआ और उसमें सुधार हुआ। और आपने देखा कोविड ने बहुत चीज़ें सिखा दी हमें कि खाने के साथ साथ खाने की गुणवत्ता पे भी ध्यान देना है। अपने खाने के साथ साथ धरती माता का भी स्वास्थ्य ठीक रखना ठीक है। आप वन हेल्थ मिशन कहते हैं तो हमारे पशुओं का भी स्वास्थ्य रखना ठीक रखना हमारी ज़रूरत है आज की। तो इन सबको हम कैसे एक इकोसिस्टम में कैसे काम करें जिससे ऐसा ना हो कि कोई हमसे छूट जाए, उस पर प्रयास हुआ। और यही प्रयास हमने जो किसान भाई हैं उनको सहायता देने का भी है, उनको सपोर्ट का भी है। सरकार उनको सहायता भी दे रही है ये चीज़ें अपनाने के लिए और सपोर्ट भी दे रही है। बिल्कुल, तो देखा आपने कि कितने सारे प्रयास किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के लिए किए जा रहे हैं। और जब हम कृषि की सतत विकास की बात करते हैं, G20 की बात करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए शुद्ध भोजन के लिए, शुद्ध उपज के लिए प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग है, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे विचार विमर्श। आज का विषय प्राकृतिक खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं अग्नि अस्त्र की, बीजामृत की। जी हाँ, अग्नि अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो पूरी तरह से जैविक है, जिसे आप घर में ही तैयार कर सकते हैं और प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो कीट होते हैं, जो खरपतवार वगैरह होते हैं, उनका नियंत्रण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो किस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं, क्या है पूरी विधि, आइए जानते हैं। अग्न्यास्त्र कैसे बनाते हैं और उसका क्या प्रयोग है, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, उसके बारे में हम आपको संक्षेप में बताएंगे। तो सबसे पहले सामग्री क्या क्या लगती है। गौमूत्र लगता है,
नीम की पत्तियाँ लगती हैं, हरी मिर्च की चटनी लगती है, लहसुन की चटनी लगती है और एक भगोने की ज़रूरत होती है। तो देखिए सब हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है और ये एक भगोने में गौमूत्र डाल देते हैं, थोड़ा डालना, ठीक है। तो ये भगोने में गौमूत्र हमने डाल दिया। फिर हम इसमें जो नीम की पत्तियाँ, हरी नीम की पत्तियाँ, उसको ले लिया और इसमें डाल दिया। 5 kg नीम की पत्तियाँ डालते हैं, आधा किलो हरी मिर्च की चटनी लेते हैं, आधा जो है किलो लहसुन की चटनी लेते हैं और इसको एक लकड़ी की सहायता से ऐसे चलाते रहते हैं। उसके बाद में इसमें 3 से 4 उबाल आ जाते हैं। 4 उबाल आने के बाद में फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद में फिर इसको छान लेते हैं किसी सूती कपड़े के सहायता से। तो 100 लीटर पानी में 203 लीटर जो हमारा ये अग्न्यास्त्र बन के तैयार हुआ है इसमें मिला लेते हैं और जो भी हमारे उसमें कीट पतंगे और ये जो लगते हैं बीमारी, उसमें इसका छिड़काव करते हैं। तो देखा आपने कि अग्नि अस्त्र किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बलराज जी के पास हम चलते हैं। बलराज जी, जैसा कि अभी आपने ब्रेक से पहले भी इसका जिक्र किया था कि कैसे हमारे मिर्च का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और पूरा हमने डेमो करके दिखाया इसका किस तरह के इसके लाभ हो सकते हैं और हमारे किसानों को इसे किन किन फसलों में और किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बिल्कुल अग्नि अस्त्र की बात है, इसमें जो सामग्री इस्तेमाल होगी उसमें स्थानीय पौधों में से किसी एक के पत्ते 5 किलो पत्ते ले सकते हैं। इसके साथ साथ गोमूत्र 20 लीटर गोमूत्र की आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी। तंबाकू का पाउडर 500 ग्राम उसकी आवश्यकता पड़ेगी और तीखी हरी मिर्च की चटनी 500 ग्राम और देसी लहसुन की चटनी 250 ग्राम। इनको सबको कूट करके गोमूत्र में मिला के बिल्कुल यही दिखाया अभी धीमी आंच पर आपको गर्म करना है और मिश्रण को 48 घंटे के लिए रखकर शाम को लकड़ी से सुई की दिशा में घुमाते रहना है और फिर मिश्रण का जो ये अग्नि अस्त्र बनेगा इसका 6 से 8 लीटर घोल प्रति 200 लीटर के हिसाब से मिलाकर जी इसका विभिन्न जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं जी। सब्जियां हैं या दलहन बलराज जी, मेरा सवाल यही है कि जो हम अग्नि अस्त्र की बात कर रहे हैं जी, अग्नि अस्त्र की जो हम बात कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल सही इस्तेमाल क्या है? मतलब इसको एक तो हमने तैयार कर लिया, पूरी विधि हम दिखा चुके हैं, आपने भी इसके बारे में बताया। इसका किन फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए और सही विधि क्या है इस्तेमाल करने की? सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बताइए मैडम, सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल, अग्नि अस्त्र के बारे में भी हमने दिखाया भी और पूरा डेमो दिखाया। अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन कीटों पर इसका प्रभाव होता है जिनसे किसानों को लाभ हो सकता है। इसमें मैडम ये है, देखिए कि इसका सब्जियों के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर जो सब्जी फसलें हैं कोई दिक्कत नहीं है और दलहन फसलों के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और खास करके जो ऐसे कीट हैं जैसे कि एफिड है या दूसरे जो पत्तों को खाने वाले कीट हैं उनके ऊपर इसका इस्तेमाल कारगर होगा। इसके अतिरिक्त जो है दूसरी फसलों पे भी इसका तिलहन वगैरह में अगर एफिड का कहीं अटैक है माहू का तो उस पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हालांकि उस पर तो कम तीव्रता वाला कोई भी घोल वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां तक रोगों की बात आती है, जो फंगल डिजीज है, रोग है, उनके अंदर जैसा मैंने बताया कि आपको जो है ना राख वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं और कीटों की जब बात करते हैं तो ट्रैप वगैरह का भी इसमें इस्तेमाल वो संभव है। चाहे लाइट ट्रैप हो चाहे फेरोमोन ट्रैप हो, उनका उपयोग किया जा सकता है इंसेक्ट कंट्रोल के लिए, कीटों को रोकने के लिए। बिल्कुल, तो अभी आपने देखा कि कैसे हम अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो किसानों के मन में सवाल रहता है कि कैसे कीटों से, बीमारियों से अपनी फसल को हम सुरक्षित करेंगे, तो ये था उसका जवाब। नीलम जी, अब क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई। देखिए, डॉक्टर बलराज सिंह ने बहुत चीज़ें बताई, लेकिन हम किसान भाइयों, मुझे पता है आपने बड़ा मन में कन्फ्यूजन हो गया होगा।
प्राकृतिक खेती के 5 स्तंभ होते हैं। बीजामृत होता है, जैसे आप बीज को संरक्षित करते हैं, वो प्रयोग करते हैं। फिर होता है आपका जीवामृत, जो आप सिंचाई में देते हैं। एक होता है आपका घन जीवामृत, जिसको आप मिट्टी में मिलाते हैं। इसके अलावा आपका वाष्पा होता है, फिर इसका मल्चिंग होता है। इसी तरह जो आपके कीड़े बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की रोकथाम के लिए जो प्लांट प्रोटेक्शन, जो आप लोग दवाइयाँ प्रयोग करते थे रासायनिक खेती में, इसमें हमारा 10 पर्णी अर्क है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, खट्टी छाछ है, बहुत कुछ है। आपके लिए किसान भाइयों, नीति आयोग जहाँ पर मैं काम करती हूँ, वहाँ पर हमने एक वेबसाइट बहुत पहले बनाई थी, और उसमें वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आप लोग उसमें ज़रूर जाइएगा। प्राकृतिक खेती क्या होती है, इसके अवयव क्या हैं, इसको बनाने के सारे वीडियो, किसानों की सक्सेस स्टोरी, और जो भी आज तक इस पर मटेरियल छापा गया है, और वो सब उपलब्ध है। तो आप लोग ज़रूर एक बार मौका लगा के इसको देखिएगा। कैसे वेबसाइट तक पहुँचे मैं? इसकी वेबसाइट के लिए आप गूगल अगर खोलना जानते हैं तो आप गूगल में ही लिख दीजिए प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती नीति आयोग, खाली इतना डाल देंगे, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और आपको किसानों की सफलता की कहानी, जैसे हमारे त्यागी जी जैसे हैं, ऐसे बहुत किसान हैं, उनकी सफलता की कहानियाँ, क्योंकि सफल किसानों की अगर कहानियाँ आप सुन करके प्रयोग करेंगे तो आपको नुकसान का चांस नहीं होता है। तो इसीलिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि बहुत चीज़ें हैं, अब उनको समझ में आता है कि हम तो NPK होता था, यूरिया डाल देते थे, DAP डाल देते थे, पोटास डाल देते थे, बाजार दवाई से ले आते थे। ये क्या मैडम बता रहे हैं, बीजामृत क्या होता है, घन जीवामृत क्या है, जीवामृत क्या है, कैसे डालें, क्या करें। तो इसमें बिल्कुल परेशान मत होइए। ज़्यादातर 5 चीज़ों का प्रयोग है। गौमूत्र है, गोबर है, आपका गुड़ है, आपकी कोई बेसन या दाल है कोई, और एक वहाँ की मिट्टी जहाँ पर कभी डिस्टर्ब ना हुआ हो। ये 5 चीज़ें मिला के, पानी मिला के आप इसको बनाते हैं, और यही तरीका है इसका बनाने का। तो आप पूरा तरीका उसमें सीखिए, उसमें वीडियो भी पड़े हुए हैं, तो आप लोगों को सारे आपको अनुभव किसानों को मिल जाएंगे। और आप ज़रूर पहले भी इसको पढ़ लीजिए, फिर इससे ज़रूर इसको प्रशिक्षण ज़रूर लीजिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, कार्यक्रम में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं, पूरा हमने डेमो करके दिखाया। और साथ ही साथ अगर आप नीति आयोग द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कुछ सक्सेस स्टोरी यानी कामयाब किसानों की कहानी है, वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर सरकार की तरफ से एक्सटेंशन वर्क को लेकर बहुत सारा काम किया जा रहा है, और मकसद यही है कि किसान हमारे प्राकृतिक खेती के लाभ को समझे, इसे अपनाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर करें। भरत भूषण त्यागी जी, एक सवाल और किसानों के मन में आता है कि हम बार बार कहते हैं कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से और मजबूत होंगे, लेकिन उनका कहना होता है कि इसमें तो पैदावार कम हो जाएगी, आप इंतज़ार करते रहेंगे कब तक आपकी जो मिट्टी है वो रसायन मुक्त होगी। तो इसको लेकर के भी थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से ये जो सोच है ये गलत है। देखिए, इसका एक ही उत्तर है कि यदि हम प्रकृति की विविधता को समझते हैं और खेत में एक फसल ना लगाकर कई फसलों के लगाने के विज्ञान को समझते हैं, तो किसान भाइयों, उत्पादन ना कम होता है, ना गुणवत्ता कमज़ोर होती है, और बल्कि विविधता में हमारी आमदनी भी बढ़ती है। और वह एक दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपके सामने बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे नियंत्रक बनाने की बात हुई। मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि यदि समझ लेते हैं तो प्रकृति में ये व्यवस्था है, लेकिन एक सरल बात यह भी सामने आती है कि हमको भी अपना मानसिक कल्चर बदलने की ज़रूरत है। अब खेती केवल खेती नहीं है, खेती अब एक व्यवसाय है। बिल्कुल। यदि हम इसके उत्पादन का प्रबंधन, इसका प्रमाणीकरण, इसका प्रसंस्करण, इसकी बाजार व्यवस्था को मिलकर पूरा नहीं करते हैं तो आमदनी उस तरीके से नहीं बढ़ पाएगी जितनी कल्पना आप कर पाते हैं। जी। तो ऐसे में प्राकृतिक खेती अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यावसायिक कार्य है। आप अपने मन को बदलकर, सरकार के कार्यक्रमों को समझकर, जो चीज़ें आज आपके सामने आई हैं इनका पालन करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। ये शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो देखिए, त्यागी जी की तरफ से शुभकामनाएं भी आपको मिल गई, जो कि लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नीलम जी, अंत में एक और जानकारी मैं आपसे चाहूँगी, जो प्रमाणीकरण की लगातार बात चल रही है, ये क्या है, कैसे प्राकृतिक खेती से पैदा हुए अनाज का प्रमाणीकरण होता है और इसका भाव किस तरीके से तय होता है? क्योंकि ये भी हमने देखा है कि जो प्राकृतिक खेती से उपजा हुआ अनाज है या फिर उत्पाद है, उसकी कीमत भी जो उपभोक्ता है वो मुँह मांगा देना चाहता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझाएं।
अंजू जी, अभी हमने प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण का अलग से सिस्टम नहीं शुरू किया है। जो हमारा ऑर्गेनिक खेती का था वही वाला अभी चल रहा है, जो जैविक खेती का है। और इसमें नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो गाजियाबाद में स्थित है वो करते हैं। इसमें हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, 2 तरह का होता है, एक थर्ड पार्टी होता है और एक किसानों का पीजीएस समूह से होता है। तो वो हमारा वही वाला भी चल रहा है, लेकिन हम बहुत जल्दी प्राकृतिक खेती के लिए भी अलग एक प्रमाणीकरण का सिस्टम लेके आ रहे हैं। डिस्कशन चल रहा है, त्यागी जी को जानकारी है उस पर, एक हम अलग से सिस्टम, लेकिन अभी अलग से उसका सिस्टम है नहीं। तो अभी जो जैविक खेती वाला है वही सिस्टम हम प्रयोग कर रहे हैं अभी यहाँ पर भी। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि हमारी सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती को लेकर किस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे किसान भी, त्यागी जी जैसे किसान हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि अन्य किसानों को इससे लाभ हो सके, वो उनके अनुभवों को भी सीख सके और सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो मंशा है, वो उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जा सके। पूरा एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है ताकि प्राकृतिक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपना सके। क्योंकि समस्या ये भी आ रही है कि रसायन से फसलें तो बढ़ रही हैं, उपज तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी गुणवत्ता, जिसकी आप ये चाहत रखते हैं कि आपका जो भोजन है गुणवत्ता युक्त हो, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, वो गुणवत्ता हमें नहीं नज़र आ रही है। लेकिन प्राकृतिक खेती इसका जवाब है, या फिर कहें समय की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, और बलराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी समय निकाला और प्राकृतिक खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल यहाँ पर लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं किसी विशेष खास विषय पर हम विचार विमर्श करें तो भी आप अपना सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल पता आप नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है vichar-08@gmail.com। तो आपके ईमेल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आप अपना फीडबैक, अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर किसी विषय को चाहते हैं तो हम उस पर भी कार्यक्रम करेंगे। और बिल्कुल, जब आपके सुझाव हम तक पहुंचते हैं तो हमें भी एक नया उत्साह होता है और हम कार्यक्रम को और बेहतर कर पाते हैं। आशा करते हैं किसान आज के कार्यक्रम से ज़रूर कुछ न कुछ सीख लेंगे और प्राकृतिक खेती को अपनाने से नहीं हिचकेंगे। दीजिए इजाज़त, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।